नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइंस से। पी चिदंबरम और उनके बेटे के ठिकानों पर सीबीआई के छापे, आईएनएक्स मीडिया को फायदा पहुंचाने का आरोप। चिदंबरम ने कहा, आवाज दबाने की कोशिश। लालू यादव और परिजनों पर आयकर का छापा, बेनामी सौदों का आरोप। लालू ने कहा, फांसीवादी ताकतों से संघर्ष रहेगा जारी। वित्त मंत्री ने रसूखदार लोगों पर कार्रवाई को बताया जायज। राष्ट्रपति चुनाव पर सोनिया गांधी और ममता बनर्जी की मुलाकात, आम राय से पक्ष का साझा उम्मीदवार उतारने पर जोर। 10 दिन में होगा फैसला। इजरायल से विवाद सुलझाने के लिए फिलिस्तीन ने मांगी भारत से मदद। प्रधानमंत्री ने कहा, स्वतंत्र फिलिस्तीन को हमेशा समर्थन। विकास और राजनयिक संपर्क पर 5 करार। वन बेल्ट परियोजना पर भारत को श्रीलंका का समर्थन। कहा, कश्मीर को लेकर चिंताएं वाजिब। पाक अधिकृत कश्मीर की वजह से हिस्सा नहीं बना भारत। आइए देखते हैं पहली खबर। इजरायल के साथ विवाद के बीच फिलिस्तीन को भारत ने विकास के क्षेत्र में सहयोग का भरोसा दिया है। दिल्ली में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि फिलिस्तीन के मामले में भारत के रुख में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। वहीं फिलिस्तीन ने इजरायल के साथ विवाद सुलझाने में भारत से मदद मांगी। दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए 5 समझौते भी हुए। 4 दिन की भारत यात्रा पर आए फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास का मंगलवार को राष्ट्रपति भवन में शानदार स्वागत किया गया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी आगवानी की। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास के बीच शिखर वार्ता हुई। दोनों नेताओं ने मध्य पूर्व की स्थिति पर बात की। इस मौके पर दोनों देशों के बीच 5 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। इसमें कृषि, स्वास्थ्य, सूचना तकनीक और इलेक्ट्रॉनिक्स के अलावा युवा मामलों में सहयोग और राजनयिकों की वीजा मुक्त यात्रा शामिल है। प्रेसिडेंट अब्बास एंड आई एग्रीड that both sides, through practical cooperation, will work together to build Palestine's economy and contribute to improving the lives of its people. आपके बहुमूल्य सहयोग से टेक्नोलॉजी पार्क कॉम्प्लेक्स की नींव रखी है। हमें आशा है कि दोनों देशों के बीच ये आपसी सहयोग निवेश और व्यापार विनिमय को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिलिस्तीन की आजादी और पूर्ण राज्य का पुरजोर समर्थन किया। फिलिस्तीनी राष्ट्रपति ने आतंकवाद के हर रूप की आलोचना की। We hope to see the realization of a sovereign, independent, united and viable Palestine coexisting peacefully with Israel. 1967 की बाउंड्री से पूर्व 2 राज्यों वाला स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन का समाधान है, जिसकी राजधानी पूर्वी यरूशलेम है, जिसके बाजू में इसराइल का राज्य है और दोनों राज्य शांति और सुरक्षा के वातावरण में अच्छे पड़ोसी की तरह रह सकते हैं। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी से भी मुलाकात की। फिलिस्तीन और इजरायल दोनों देशों के भारत के साथ काफी करीबी संबंध रहे हैं। ऐसे में भारत की कोशिश दोनों के बीच संतुलन स्थापित करने की है। इजराइल के साथ भारत के अच्छे संबंधों को देखते हुए फिलिस्तीनियों की इच्छा है कि इजराइल और फिलिस्तीन मामले के हल में भारत भी एक भूमिका निभाए। लेकिन यह भूमिका किस हद तक होगी, इसे देखना होगा इजराइल में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुलाई में वहां की यात्रा करेंगे। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन मनोज के साथ दिल्ली से अखिलेश सुमन। और इस दौरे पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ फॉर्मर डिप्लोमेट वीरेंद्र गुप्ता जी हैं। स्वागत है आपका।
सर, जिस तरीके से, क्योंकि इजराइल में यात्रा होनी है नरेंद्र मोदी साहब की, उससे पहले फ़लस्तीन की हाई लेवल ये एक जो डायलॉग हुई हैं और 5 करार, सबसे पहले तो दोनों कंट्री की जो बैलेंस वाली बात है, वहाँ पर अब कहाँ पर भारत दिख रहा है, किसके साथ नज़दीकी, या फिर मैं कहूँ कि किस तरफ? देखिए, इसको बैलेंस के लिए नहीं देखना चाहिए। जो हमारी पैलेस्टीनियन इजरायली इश्यूज़ पे जैसी पॉलिसी बढ़ रही है, इवॉल्व हो रही है, ये बहुत साफ जाहिर है कि हमारी पॉलिसी में मैच्योरिटी है, कॉन्फिडेंस है, और हम हमेशा बैलेंसिंग पावर करके बने रहे। अब हम अपने एक वजूद बना के खड़े हो सकते हैं, और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये बहुत सारी जगहों पे इस चीज़ को एम्फसाइज किया है। पैलेस्टाइन से हमारे संबंध, जैसे प्रधानमंत्री जी ने बोला, आगाढ़ हैं, और हमारा जो प्रिंसिपल्ड सपोर्ट है पैलेस्टीनियंस को कि स्टेट, इंडिपेंडेंट स्टेट हम सपोर्ट करते हैं, एक बाउंड्री में उनकी हो, तो वो हमारा जो सपोर्ट है वो किसी भी मामले में कम नहीं हुआ, चाहे हमारे इजराइल से रिलेशनशिप बढ़े हों। पहले क्या था कि हमने अपने को एक बॉक्सिंग कर रखा था, एक आइडियोलॉजिकल कॉन्स्ट्रेंट्स के उसमें, और अपने नेशनल इंटरेस्ट को नहीं देखते थे। अब हम जो है सही मायने में नेशनल इंटरेस्ट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। यानी ये जो नई नीति है आप कह रहे हैं, ये ज़्यादा बेटर है पहले जो हम जिसको फॉलो कर रहे हैं? ऐसा ही होना चाहिए। देश की जो फॉरेन पॉलिसी है, या मैं कहूँगा कोई भी पॉलिसी है, सिर्फ एक ही मापदंड पे देखी जा सकती है कि नेशनल इंटरेस्ट सर्व करती है कि नहीं सर्व करती। अगर नेशनल इंटरेस्ट नहीं करता, कोई आइडियोलॉजिकल बातों में किसको इंटरेस्ट है? और आप अपने प्रिंसिपल को ना छोड़ें, पैलेस्टीनियन को हम सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इस चीज़ से कोई उसका दरकार नहीं है कि हमारी इजराइल से क्या रिलेशनशिप है। हम इजराइल को भी सपोर्ट करते, बट इजराइल को कभी भी हम सपोर्ट नहीं करते कि जो इजराइल की सेटलमेंट एक्टिविटी है, हमने हमेशा उसको गलती बताया है। तो ये जो मैच्योरिटी हमें देखने में आ रही है, ये बहुत सराहनीय है। और जो ये मुलाकात आज हुई, जो 5 अहम करार हुए हैं, इनकी दिशा से क्या लग रहा है कि भारत, जो आपने कहा कि दोनों देशों के साथ जिसकी जहां पर जगह है उस हिसाब से उसके साथ उसको उतना वेटेज दिया जा रहा है, तो फ़लस्तीन हमारे लिहाज से, देश के लिहाज से कहाँ पर खड़ा हुआ दिखता है? देखिए, हमारा फ़लस्तीन और फ़लस्तीनी लोगों के साथ बहुत पुराना संबंध है, और भारत और फ़लस्तीन में कोऑपरेशन, डेवलपमेंट असिस्टेंस, सारी चीज़ें वो बहुत दिनों से चलती रही हैं। तो जो प्रोग्राम्स हुए, हम टेक्नो पार्क बना रहे हैं रमाल्ला में, और एग्रीकल्चर के एरिया में, तो दीज आर हमारे ट्रेडिशनल एरियाज़ हैं, और हम उसमें बहुत कोऑपरेशन करते हैं। प्रधानमंत्री ने जो एम्फसाइज़ किया है, हमारे डेवलपिंग कंट्रीज़ के साथ में हम मदद करना चाहते हैं, हम सपोर्ट करना चाहते हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र से, और सबसे बड़ा जो अहम है कि हम कैपेसिटी बिल्डिंग करना चाहते हैं। जिस चीज़ में हम तरीके से मदद कर सकते हैं, हमारे एक्सपीरियंस में बहुत डेवलपिंग कंट्रीज़ का इस मापदंड से देखा जाता है कि हमने कितने पैसे दिए, लेकिन हिंदुस्तान में कोई पैसे देने वाली कोई हमारा यूनिक सेलिंग पॉइंट नहीं है। यूनिक सेलिंग पॉइंट हमारा ये है कि हम आपको डेवलपिंग कंट्रीज़ को रेलेवेंट टेक्नोलॉजीज़ दे सकते हैं, जिस एरिया में हमने बढ़त की रही है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में आगे बढ़ा सकते हैं, टेक्नोलॉजी में दे सकते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो मेरा ख्याल है कि जो फ़लस्तीन के साथ हमारा कोऑपरेशन है, बिल्कुल सही दिशा में है, और इससे जो है दोनों देशों के रिलेशनशिप में और प्रगाढ़ता आएगी। और जो मैं कहूँ कि ट्रेड को लेकर भी मैं कहूँ, क्या कुछ संभावनाएं देखती हैं भविष्य को लेकर? क्योंकि एक बड़ा तबका जो है जानकारों को कहता है कि फ़लस्तीन के साथ ट्रेड और सांस्कृतिक जो रिश्ते हैं उनको और मजबूत करने की दिशा में काम होना चाहिए। वो तो हो ही रहा है, हमेशा होता रहा है, और प्रधानमंत्री जहाँ पे भी जाते हैं तो कमर्शियल संबंधों को बारे में हमेशा बहुत ज़ोर देते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि आज के युग में रिलेशनशिप नारे लगाने से या भाईचारे के से नहीं होती है। आखिर वक्त में आदमी डॉलर और सेंट को काउंट करता है। तो जो हम फ़लस्तीन से कमर्शियल रिलेशनशिप जितने हमारे मजबूत हो सकते हैं, लेकिन थोड़ी लिमिटेशन है। अब फ़लस्तीन के पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें नहीं हैं जो कि हमको एक्सपोर्ट करने के लिए। तो मेरा ख्याल है कि मैं रह चुका हूँ इजराइल में और फ़लस्तीन में, तो हम कमर्शियल रिलेशनशिप की बात ज़रूर करते हैं, लेकिन
कोई वो हमारे रिलेशनशिप के बीच में कोई बहुत अहमता उसमें नहीं आएगी। नहीं आई है। हाँ। एक आखिरी सवाल सर की, क्योंकि आप वहाँ रहे हैं और आज के दौर में जो राजनयिक मैं कहूँ संबंध हैं और देशों के बीच में संबंध, इसका आपने जिक्र किया कि नेशनल इंटरेस्ट क्या है और अगर व्यावसायिक तौर पर उनमें कुछ फ़ायदा हो रहा है तो नज़दीकी या रिश्ते ज़्यादा मजबूत होते हैं। क्या इजराइल और फ़लस्तीन दोनों के साथ रिश्ते तेज़ी के साथ बढ़ते हुए आप देख रहे हैं अगले कुछ वर्षों में, जिस तरह की ज़रूरतें हैं और भारत की जो नई पॉलिसी या नए स्टैंड दिख रहा है? भाई देखिए, फ़िलिस्तीन और इंडिया में तो रिलेशनशिप हमेशा बहुत अच्छा रहा है और जो जिस हद तक उसको पहुंचाया जा सकता है उस हद तक हमेशा हमारी कोशिश रही है। इजराइल और इंडिया के बीच में थोड़ा सा पहले हेजिटेशन था और इसको भी मैं बीजेपी कांग्रेस के परिप्रेक्ष्य में नहीं देखना चाहता, क्योंकि मैं याद दिलाना चाहता हूँ आपको कि कांग्रेस गवर्नमेंट ने ही इजराइल के साथ रिलेशनशिप शुरू करे थे। हमारे नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, जी। उनके वक्त में मुझको हुक्म मिला था कि मैं वहाँ पे इजराइल में इंडियन एम्बेसी खोलूँ। तो बट पिछले 2.5-3 साल में प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद हम देख रहे हैं कि मैच्योरिटी से और कॉन्फिडेंस से रिलेशनशिप आगे बढ़ रही है। हमको अपने नेशनल इंटरेस्ट पे देखना है। आज हमको जो मिलिट्री हार्डवेयर है और जो मिलिट्री इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है तो हम बहुत जगहों से खरीदते हैं। अगर इजराइल से भी खरीदते हैं तो जो हमारी ट्रेडिशनल सोर्सेज हमें सप्लाई के हैं उन पे प्रेशर पड़ता है, और अगर इजराइल से हमारा नाता बनाने से या हम इजराइल से सस्ते में सामान ले लें या उस वजह से दूसरे लोग हमको और सस्ते में दे दें तो इससे हमारा फ़ायदा है। और इजराइल से बहुत सारी चीज़ें हमको जब ज़रूरत पड़ी, आपको मालूम है कारगिल की वॉर के वक्त में हमको स्पेयर चाहिए थे, कहीं से नहीं मिल रहे थे, बहुत लोगों ने नखरे दिखाए, हमको इजराइल से मिले। तो ये जो है चीज़ हमको ज़रूर याद रखनी है और मैच्योरिटी के साथ हमको रिलेशनशिप करना है, क्योंकि ये बताते हुए कि हमारा इजराइल से रिलेशनशिप जो है वो एक अलग मुद्दा है और हमारा पैलेस्टीनियन रिलेशनशिप अलग। जी हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। ये थी पहली खबर, छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। विजय लक्ष्मी पंडित, संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष, देश की पहली महिला कैबिनेट मंत्री, भारतीय संविधान सभा की सदस्य, लोकसभा में फूलपुर सीट की नुमाइंदगी, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में देश का प्रतिनिधित्व। विजय लक्ष्मी पंडित के नाम है उपलब्धियां अनेक। नेहरू परिवार की ये सदस्य है देश की सफलतम राजनीतिज्ञों में से एक। सीबीआई ने आज कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम और उनके बेटे कार्ति चिदम्बरम से जुड़े ठिकानों की तलाशी ली है। कार्ति पर आईएनएक्स मीडिया को एफआईबीबी की मंजूरी दिलाने में भ्रष्टाचार के आरोप हैं। चिदम्बरम ने इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज किया है। मंगलवार को सीबीआई की टीमें पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम और उनके बेटे कार्ति चिदम्बरम से जुड़े कई ठिकानों पर पहुंची। जांच एजेंसी ने मुंबई, दिल्ली, चेन्नई और गुरुग्राम में तलाशी अभियान चलाया। सीबीआई ने सोमवार को आईएनएक्स मीडिया को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड की मंजूरी में कथित गड़बड़ियों पर एफआईआर दर्ज की थी। इसमें आईएनएक्स मीडिया की निदेशक इंद्राणी मुखर्जी और पीटर मुखर्जी के साथ कार्ति का नाम है। ये मंजूरी साल 2007 में मिली थी, तब चिदम्बरम वित्त मंत्री थे। आरोप है कि कीर्ति ने मंजूरी दिलाने में मदद की। We are conducting searches today. We are at the initial stages of investigation. As the evidence comes forth, as the facts come forth, we will definitely be examining and taking all action that is required as per law against those people against whom incriminating evidence comes to light. पूर्व वित्त मंत्री ने आरोपों को पूरी तरह खारिज किया। उन्होंने कहा कि एफबीआई के 5 सचिवों ने मंजूरी देने का फैसला किया और उनके खिलाफ कोई आरोप नहीं है। कार्ति और उनके दोस्तों को निशाना बनाया जा रहा है। ये मेरी आवाज दबाने की कोशिश है।
காழ்ப்புணர்ச்சி மீது என் மீது இந்த ரெய்டு நடக்கிறது. எந்த ஒரு ஆவணத்தையும் அவங்க கைப்பற்றவில்லை. என் மீது எந்த ஒரு குற்றச்சாட்டை அவங்களால நிரூபிக்க முடியாது. எந்த குற்றமும் நான் செய்யவில்லை. இது அரசியல் காழ்ப்புணர்ச்சியால் இந்த மத்திய சர்க்கார் என் தந்தை மீது அவருடைய குரலை நசுக்க வேண்டும் என்பதற்காக இந்த முயற்சியை எடுத்துக்கொள்கிறார்கள். सरकार ने आरोपों को पूरी तरह खारिज किया और कहा कि चिदम्बरम को सवालों का जवाब देना चाहिए। निवेश की मंजूरी के लिए क्यों जिन लोगों को मंजूरी मिली उन्होंने कुछ कंपनियों को पैसा दिया जो कंपनियां उस समय के वित्त मंत्री के लड़के की हैं, उनकी मलकियत की हैं। सवाल वो है और सवाल उसका जवाब जनता चाहती है, देश चाहता है। आईएनएक्स ने 13 मार्च 2007 को एफआईपीवी से मंजूरी मांगी थी। कंपनी पर आरोप है कि उसने 4 करोड़ 62 लाख रुपए की तय मंजूरी से अधिक 305 करोड़ रुपए का विदेशी निवेश जुटाया। कंपनी ने विदेशी निवेशकों को 800 रुपए के प्रीमियम पर शेयर जारी किए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। लालू यादव और उनके परिवार के दिल्ली, गुड़गांव समेत 22 ठिकानों पर आज आयकर विभाग ने छापे मारे। ये मामला 1000 करोड़ की बेनामी लैंड डील से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा आरजेडी नेता प्रेमचंद्र गुप्ता के बेटे के ठिकानों पर भी छापे मारे गए। इस कार्रवाई को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई। आयकर विभाग ने मंगलवार को लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के 22 ठिकानों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई 1000 करोड़ की बेनामी लैंड डील मामले में की गई है। जांच एजेंसी ने सुबह से दिल्ली, गुड़गांव, रेवाड़ी और दूसरी जगहों पर तलाशी की। आयकर विभाग ने आरजेडी नेता प्रेमचंद्र गुप्ता के बेटे और दूसरे कारोबारियों के ठिकानों की भी जांच की। इस मामले में सियासत भी तेज हो गई है। सरकारी तंत्र का न कोई दुरुपयोग है, न किसी को डराने की नीयत है, लेकिन भ्रष्टाचार और लूट की जांच तो होगी ना। चारा घोटाले में गरीबों का चारा लूटा गया कि नहीं लूटा गया, सजा हुई है। छापे के बाद आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने ट्वीट किया कि वो बीजेपी से डरने वाले नहीं हैं, लेकिन उनके बीजेपी को नए गठबंधन के साथी मुबारक हों के ट्वीट को लेकर कयास भी शुरू हो गए हैं, जिसके बाद उन्होंने कहा कि जेडीयू आरजेडी गठबंधन अटूट है। आरजेडी और कांग्रेस ने इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई करार दिया है। इस प्रकार की गिदर भभकियां जो जुबान बंद करने की कोशिश हो रही है सरकारी तंत्रों के माध्यम से, हमने लालू जी ने खुद ट्वीट करके कहा कि नए अलायंस पार्टनर जो हैं, जो आईटी को अलायंस पार्टनर की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, जो नया उनका गठबंधन सहयोगी है, वो उनको मुबारक हो। वहीं जेडीयू ने इस पूरे मामले में सधी हुई प्रतिक्रिया दी है। छापेमारी कर रहा है तो उसका क्या परिणाम है, क्या पर्पस है, ये सारी बातें जब तक सामने नहीं आती है। मीडिया न्यूज में आ रहा 22 जगह छापेमारी हो रहा है, तो कहां 22 जगह आप लोग दिखाएं। सुशील मोदी ने कुछ दिन पहले लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार पर 1,500 करोड़ रुपए की संपत्ति होने का आरोप लगाया था। बीजेपी के आरोप पर सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि बीजेपी के पास अगर लालू प्रसाद या उनके परिजनों की संपत्ति के खिलाफ कोई सबूत है तो वो जांच एजेंसी के पास जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने राष्ट्रपति चुनाव पर चर्चा की और बैठक के बाद ममता बनर्जी ने कहा कि वो विपक्ष की ओर से आम राय से उम्मीदवार उतारने के पक्ष में है। उन्होंने बताया कि अगले 10 दिनों में उनकी फिर से सोनिया गांधी से मुलाकात होगी और इसके बाद नामों पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार को भी सर्वसम्मत से उम्मीदवार बनाने के प्रयास करना चाहिए। दरअसल सोनिया गांधी पिछले कुछ दिनों से कई नेताओं से मिल चुकी हैं। हालांकि इन मुलाकातों के बारे में आधिकारिक तौर से कुछ नहीं बताया गया है। कोई नाम पे कोई डिस्कशन नहीं हुआ, कोई चर्चा नहीं हुआ, लेकिन हमें एक चर्चा जरूर किया। राहुल भी थे मीटिंग में, बाद में आया सोनिया जी भी थे। हम लोग ये चर्चा जरूर किया कि हम लोग चाहते हैं ऑपोजिशन को ओट से सब टुगेदरली हम लोग एक कंसेंसस कैंडिडेट चाहते हैं जो देश के लिए बढ़िया होगा। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि केंद्र की एनडीए सरकार 3 साल पूरे होने पर भी चुनाव में किए वादे अब तक पूरे नहीं कर सकी है। कांग्रेस नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की नीतियों और कामकाज की खामियां गिनाई। तो कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने सरकार के 3 साल पूरे होने पर जश्न पर सवाल खड़े किए। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कांग्रेस को आत्ममंथन की सलाह दी। कांग्रेस ने केंद्र सरकार को
हर मोर्चे पर नाकाम बताया और 3 साल होने पर एनडीए सरकार की 30 कमियां गिनाई। मुख्य विपक्षी पार्टी ने बीजेपी की अगुवाई सरकार पर देश में असहिष्णुता का माहौल बनाने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि सरकार ने किसानों की बेहतरी, युवाओं को रोजगार देने और महिलाओं के खिलाफ अपराध रोकने के लिए कुछ भी नहीं किया है। इस देश में आज किसान बिल्कुल बेहाल है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस चेतावनी को सरकार सुनेगी और आने वाले समय में किसानों के, नौजवानों की भलाई के लिए काम करेगी। कांग्रेस ने एनडीए सरकार की विदेश नीति और आंतरिक सुरक्षा पर सवाल उठाए। चीन हमें चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है। अरुणाचल प्रदेश में घुसपैठ हो रहा है, अक्साई चेन में घुसपैठ हो रहा है। पाकिस्तान के साथ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की चर्चा हो रही है। ग्वादर पोर्ट में निवेश हो रहा है, श्रीलंका में निवेश हो रहा है, बर्मा में निवेश हो रहा है। लेकिन आज हमारी सरकार केवल मूक दर्शक की तरह बैठती हुई है। कांग्रेस ने इन मुद्दों को जनता के बीच ले जाने का ऐलान किया। वहीं सरकार ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज किया है। Actually become difficult for the Congress to face the people. Instead of introspection about where they are going wrong and why they have lost the faith of the people, I think they are raising non-issues which the nation is not willing to accept. केंद्र सरकार 26 मई को 3 साल होने पर पूरे देश में समारोह आयोजित करने जा रही है। इसके जरिए सरकार जनता को अपनी उपलब्धियां बताएगी। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 3 तलाक को धर्म और आस्था का मसला बताया है। बोर्ड ने कहा कि मुस्लिम समाज की 1400 साल पुरानी परंपरा है। बोर्ड ने कहा कि इसीलिए संवैधानिक नैतिकता का सवाल नहीं उठता। बोर्ड की ओर से आज वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने दलीलें रखी। उन्होंने 3 तलाक के खिलाफ याचिकाओं को खारिज करने की मांग की। वकील ने कहा कि इस्लाम में महिलाओं को लंबे वक्त से अधिकार मिले हुए हैं। संविधान पीठ गुरुवार से इस मामले की नियमित सुनवाई कर रही है। जेएनयू के लापता छात्र नजीब अहमद के मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने आज ये आदेश दिया है। नजीब की मां समेत कई संगठनों ने सीबीआई जांच की मांग की थी। पहले ये मामला दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा को सौंपा गया था। बाद में इस मामले के लिए एसआईटी का गठन हुआ, लेकिन एसआईटी को कोई भी सुराग हाथ नहीं लगा। कोर्ट ने अब सीबीआई की जांच पर निगरानी के लिए डीआईजी रैंक के एक अधिकारी को नियुक्त करने को भी कहा है। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा आज सीबीआई के सामने पेश हुए। उन्होंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर आरोपों से जुड़े दस्तावेज सौंपे। कपिल ने पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर चंदे की रकम में करोड़ों का घपला करने का आरोप लगाया। सोमवार की शाम कपिल मिश्रा ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अपना अनशन खत्म कर दिया था। सबूत और डॉक्यूमेंट्स लेकर आए थे और शिकायत लेकर आए थे फर्जी कंपनियों के बारे में, शेल कंपनियों के बारे में, ब्लैक मनी के बारे में, डोनेशन में, चंदे में गड़बड़ी के बारे में। वो हमने अभी सीबीआई को दे दी है। जितने भी भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं, अब उन सबकी जांच होती रहेगी। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि पूर्वोत्तर में धार्मिक अतिवाद एक गंभीर समस्या है। उन्होंने कहा कि अगर समय रहते इस पर रोक नहीं लगी तो इससे आतंकवाद बढ़ेगा। गृहमंत्री ने पूर्वोत्तर के पुलिस प्रमुखों और मुख्य सचिवों के साथ बैठक में बात कही। साथ ही इन राज्यों में अवैध हथियारों के फैलाव पर भी चिंता जताई और पुलिस प्रमुखों से हथियार तस्करों पर कार्रवाई करने को कहा है। चीन के बेल्ट एंड रोड पर भारत की आपत्ति को श्रीलंका का समर्थन मिला है। श्रीलंका के मंत्री शरत अमानुगम ने बीजिंग में कहा कि सीपीसी जम्मू कश्मीर से गुजरता है और ऐसे में भारत की चिंता जायज़ है और ये भारत के हितों के बिल्कुल खिलाफ है। इसके चलते ही चीन में हुए OBOR सम्मेलन का भारत ने बहिष्कार किया। शरत अमानुगम बीजिंग में श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे के साथ बेल्ट एंड रोड सम्मेलन में हिस्सा लेने गए थे। उन्होंने कहा कि इस इलाके को जोड़ने में भारत की भूमिका काफ़ी अहम होगी, लेकिन कश्मीर से होकर गुजरने के चलते भारत के लिए इस परियोजना में शामिल होना मुश्किल है। तो खबरों के आज के सफर में इतना ही। नमस्कार।